हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है करीब 5000 साल पहले, जब कांधाक नाम का एक समृद्ध और आजाद शहर था। लेकिन इस समृद्धि को निगल लिया एक क्रूर और लालची राजा ने, जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे शहर को गुलाम बना लिया। राजा का सपना था एक ऐसी शक्ति को पाना जो उसे न केवल अजय बना दे, बल्कि उसे पूरी दुनिया पर राज करने की ताकत दे। उसका लक्ष्य था एटर्नियम, एक दुर्लभ जादुई धातु जिसमें असीमित ऊर्जा छिपी थी। राजा चाहता था इसी एटर्नियम से एक रहस्यमय ताज बनाना जो उसे अलौकिक शक्तियां दे सके। इस सपने को पूरा करने के लिए उस शहर के आम लोगों से खदानों में दिन रात एटर्नियम की खुदाई करवा रहा था। इसी दौरान एक युवा लड़का अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। वो लोगों को प्रेरित करता है कि अब और नहीं, अब हमें इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा। लेकिन उसकी ये हिम्मत राजा को चुनौती जैसी लगती है। लड़के को पकड़ लिया जाता है और सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। लेकिन तभी चमत्कार होता है। जैसे उसे मारा जाने वाला होता है और रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है और प्रकट होता है एक अलौकिक स्थान पर, जहां 7 प्राचीन देवता द काउंसिल ऑफ विजार्ड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। देवता उसकी बहादुरी से प्रभावित होते हैं और उसे एक दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, सचाम। बस यही शब्द उसे एक ऐसा योद्धा बना देता है जिसमें 7 देवताओं की शक्तियां समा जाती है। वो आम इंसान नहीं रहा, वो बन चुका है कांधाक का चैंपियन। लेकिन जब वह लौटता है तो उसके भीतर गुस्सा और बदले की आग होती है। वह न सिर्फ उस जालिम राजा को खत्म करता है, बल्कि अपने गुस्से में पूरा शहर तबाह कर डालता है। देवताओं ने महसूस किया कि उन्होंने जिसे योद्धा को चुना था वो अब खुद एक खतरा बन गया है और उन्होंने उसे कैद कर लिया 5000 सालों के लिए। यहीं से कहानी 5000 साल बाद आज के दौर में पहुंचती है। आज भी कांधाक की हालत कुछ खास नहीं बदली। अब इस पर एक विदेशी मिलिट्री गैंग इंटर गैंग का कब्जा है, जो शहर के लोगों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें लूट रही है और उन्हें अपने ही घर में कैदियों जैसा महसूस करा रही है। लेकिन इंटर गैंग की असली दिलचस्पी एक चीज में है, वो पुराना जादुई ताज। वही ताज जो कभी उस जालिम राजा ने एटर्नियम से बनवाया था और जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। अब इंटर गैंग के लोग इसी ताज की खोज में खदानें खोद रहे हैं और इसी तलाश में एक बड़ा राज सामने आने वाला है। अब कहानी आती है एक आर्कियोलॉजिस्ट एंड्रियाना पर, जो प्राचीन इतिहास और अवशेषों की खोज में माहिर है। अपने साथियों के साथ वह एक प्राचीन खंडहर में पहुंचती है। कुछ सुरागों के बाद उन्हें वही जादुई ताज मिल जाता है जिसे हजारों साल पहले एटर्नियम से बनाया गया था। लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है। इस्माइल जो उनका साथी बनकर आया था, असल में इंटर गैंग से मिला हुआ होता है। वह अपने ही साथी को मार देता है और गैंग के अन्य लोगों को भी वहीं बुला लेता है। जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो एंड्रियाना जमीन पर लिखे कुछ प्राचीन शब्द पढ़ती है और अनजाने में उन्हें बोल देती है। उन्हीं शब्दों से ब्लैक एडम का पुनर्जन्म होता है। जैसे ही वह आता है, बिजली और गुस्से के साथ सब पर कहर बरपाता है। इंटर गैंग के लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस्माइल मरे होने का नाटक करके बच निकलता है। ब्लैक एडम कुछ भी नहीं कहता, लेकिन गैंग के एक सैनिक द्वारा एटर्नियम से बनी मिसाइल से घायल हो जाता है। ये पहला संकेत होता है कि एटर्नियम ही उसकी कमजोरी है। गंभीर रूप से घायल ब्लैक एडम को एंड्रियाना अपने घर ले जाती है। जब उसे होश आता है तो वह एंड्रियाना के बेटे से मिलता है, जो उसे हीरो मानता है। बच्चा उससे कहता है कि वह उनका रक्षक बनकर आया है और शहर को आजाद कर सकता है। लेकिन ब्लैक एडम भावुक नहीं होता। वह कहता है कि यह उसका शहर हुआ करता था, लेकिन अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर वह घर से बाहर निकलकर शहर की हालात देखने लगता है। अब कहानी में एक नई महिला किरदार की एंट्री होती है, अमांडा वालर, जो दुनिया भर में सुपर हीरो और सुपर विलेन की गतिविधियों पर नजर रखती है। उसका मकसद है कि कोई भी शक्तिशाली इंसान आम जनता या धरती के लिए खतरा ना बने। वह हाकमैन से बात करती है और बताती है कि ब्लैक एडम फिर से जाग चुका है। अगर उसे कभी नहीं रोका गया तो वह फिर वही तबाही मचा सकता है जो 5000 साल पहले हुई थी। हाकमैन अपनी जस्टिस सोसाइटी टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें शामिल होते हैं डॉक्टर फेट, एटम स्पेंसर और साइक्लोन। इन सभी का मिशन है ब्लैक एडम को रोकना और उससे वो जादुई ताज वापस लेना जो अब जब एंड्रियाना के पास है। जैसे ही इंटर गैंग की टीम एंड्रियाना की फैमिली पर हमला करने वाली होती है, ब्लैक एडम दोबारा सामने आता है और दुश्मनों का सफाया कर देता है। तभी जस्टिस सोसाइटी की टीम वहां पहुंचती है और ब्लैक एडम से भिड़ जाती है। हालांकि वो सभी मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते।
ब्लैक एडम अभी उन पर भारी पड़ता है और आखिरकार वह लड़ाई छोड़कर चला जाता है। जस्टिस सोसाइटी फिर एंड्रियाना के पास आती है और उससे कहती है कि हमें ब्लैक एडम को रोकने में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन एंड्रियाना उन्हें टोकती है, जब हमारा शहर बर्बाद हो रहा था तब तुम सब कहाँ थे? सिर्फ ब्लैक एडम ही था जिसने हमारी रक्षा की। हाकमैन उसे समझाता है कि ब्लैक एडम खतरा है, आज नहीं तो कल वह फिर से उस सब कुछ तबाह कर सकता है। पहले भी उसने गुस्से में पूरे कंधाक को बर्बाद कर दिया था। काफी बहस के बाद एंड्रियाना तैयार हो जाती है और टीम को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि बात की जा सके, ताकि टकराव के बजाय कोई समझौता हो सके। दूसरी ओर इस्माइल, जो कभी एंड्रियाना का साथी था, अब उसके घर में घुसता है ताकि वह जादुई ताज खोज सके। जब ताज नहीं मिलता तो वह गुस्से में एंड्रियाना के बेटे को अगवा कर लेता है। बच्चा अपनी माँ को फोन कर सारी सच्चाई बता देता है। एंड्रियाना घबरा जाती है और जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम से मदद मांगती है। दोनों टीमें मिलकर उन्हें ढूंढने निकलती हैं। हाकमैन कुछ दुश्मनों को पकड़कर पूछताछ करता है और पता चलता है कि इस्माइल रेगिस्तान में छुपा हुआ है। टीम जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि इस्माइल ने बच्चे पर बंदूक तानी हुई है। वह खुलासा करता है कि वह सिर्फ एक गुंडा नहीं बल्कि इंटर गैंग का असली लीडर है। वह ताज की मांग करता है और एंड्रियाना उसे ताज सौंप देती है ताकि बेटे की जान बच सके, लेकिन इस्माइल फिर भी गोली चला देता है। तभी ब्लैक एडम बिजली की रफ्तार से आकर बच्चे की जान बचा लेता है और इस्माइल को अपनी शक्ति से खत्म कर देता है। उसके बाद ब्लैक एडम और हाकमैन के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है। ब्लैक एडम एक बड़ा राज खोलता है। 5000 साल पहले वह चैंपियन मैं नहीं था, वो मेरा बेटा था। उसी ने देवताओं से शक्ति पाई थी। जब मेरे परिवार पर हमला हुआ, मेरी पत्नी मारी गई और मैं मरने ही वाला था, तो मेरा बेटा मेरे पास वापस आया और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी। लेकिन तभी दुश्मन ने दोबारा हमला किया और उस हमले में उसका बेटा मारा गया। ब्लैक एडम अपने बेटे की मौत से गुस्से में आ गया और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन वो अपनी शक्तियों को काबू में नहीं रख पाया। देवता उससे नाराज हो गए और उसे कई हजार सालों तक कैद कर लिया गया। अब जब एंड्रियाना ने उसका नाम लिया तभी वह फिर से जागा। ब्लैक एडम को अब अफसोस है, पहले भी मुझसे बहुत तबाही हुई और अब फिर मैं और नुकसान नहीं चाहता। इसलिए वह कहता है, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, अपनी शक्तियां छोड़कर तुम्हारे हवाले होना चाहता हूँ। अब ब्लैक एडम खुद ही सरेंडर करने का फैसला करता है। वह सजाम बोलकर अपनी शक्तियों को छोड़ देता है और फिर एक सामान्य इंसान बन जाता है, लेकिन वह चाहता है कि वह दोबारा कभी भी यह शब्द बोल ही न सके। इसलिए जस्टिस सोसाइटी उसे पानी से भरी जेल में भेज देती है, जहां उसके मुंह पर एक डिवाइस लगा दी जाती है ताकि वह दोबारा सजाम न बोल सके। अब वह एक छोटी सी जेल में कैद और ब्लैक एडम अब दुनिया से पूरी तरह दूर है। दूसरी ओर हमें इस्माइल की कहानी दिखाई जाती है, जो मर चुका था लेकिन अब नरक में है। असल में यह सब इस्माइल का पहले से रचा गया प्लान था। उसे पता था कि अगर ताज उसके हाथ में हो और उसे उसी वक्त कोई मार दे तो वह सीधा नरक जाएगा और वहां के राक्षसी देवताओं से शक्ति हासिल कर सकेगा। इसलिए उसने ब्लैक एडम को जानबूझकर उकसाया ताकि उसे मारा जाए। ब्लैक एडम ने उसे मारा और उसी वक्त ताज उसके पास था। यही उसकी चाल थी। अब वह सबैक नाम का एक डेमनिक चैंपियन बन चुका था और नरक की शक्तियों के साथ धरती पर लौट आया। जैसे वह लौटता है, चारों ओर तबाही मचने लगती है। जस्टिस सोसाइटी उसके सामने आती है और मुकाबला करती है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि सभी हीरो मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते। वे समझ जाते हैं कि अब एक ही उम्मीद बची है, ब्लैक एडम की। हाकमैन और फेट टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से संपर्क करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी जरूरत है। ब्लैक एडम भी अंदर से इस विनाश को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। वह जेल से निकलता है और गार्ड्स को हराकर ऊपर आता है और जैसे ही पानी से बाहर निकलता है वह जोर से सज्जान चिल्लाता है। अब वह दोबारा ब्लैक एडम बन चुका है और तैयार है लड़ाई के लिए। दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की टीम अब भी सबैक से लड़ रही होती है, लेकिन सबैक की ताकत के आगे वे कमजोर पड़ रहे होते हैं। इसी भयंकर लड़ाई में उनका एक अहम साथी डॉक्टर फेट अपनी जान गंवा देता है। जैसे ही हालात और बिगड़ते हैं, ब्लैक एडम लौट आता है। अब एक जोरदार भिड़ंत होती है, ब्लैक एडम वर्सेस सबैक की। ये लड़ाई दोनों के बीच जबरदस्त होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है साफ हो जाता है कि सिर्फ ब्लैक एडम ही सबैक को हरा सकता है। आखिरकार वह सबैक को पकड़ता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, यानी उसका अंत कर देता है। सबैक की मौत के साथ ही अंधकार और तबाही का दौर खत्म हो जाता है। शहर में सुकून लौट आता है। अब शहर के लोग ब्लैक एडम को एक मसीहा मानने लगते हैं, जिसने उन्हें गुलामी और राक्षसी ताकतों से बचाया।
इसके बाद हम उस महिला को फिर से देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम बनाई थी। वह ब्लैक एडम से कहती है, तुमने इस शहर को बचाया, लेकिन याद रखो इस शहर से बाहर मत निकलना। अगर तुमने इसकी हदें पार की तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ब्लैक एडम मुस्कुराता है और जवाब देता है, मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। महिला फिर एक चेतावनी देती है, शायद इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हारी दुनिया का नहीं है। इतना सुनते ही ब्लैक एडम गुस्से में आकर उस स्क्रीन को तोड़ देता है जिससे वह महिला बात कर रही थी। स्क्रीन के टूटते ही धुएं के बीच से एक शक्तिशाली परछाई बाहर आती है और वहां खड़ा होता है सुपरमैन, जो कहता है, हमें बात करनी चाहिए। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।